देश भर में व्याप्त शिक्षा में जो भ्रष्टाचार की बातें निकल के आती हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि भ्रष्टाचार में ये 7वें नंबर का भ्रष्टाचार में आ गया है। मतलब विभागों की बात करें? विभाग की ही बात मैं कर रहा हूँ, विभाग से ही तो शिक्षा शुरू होती है। जी। तो ये 7वें नंबर की भ्रष्टाचार व्यवस्था है शिक्षा की। अब आप कुछ क्या हम कहना बताते हैं, जैसे कि आपने बताया कि बहुत भ्रष्ट है, चाहते हैं? तो ऐसा कह देने से मात्र सही बात थोड़ा बनेगी। हाँ, ठीक है। अब आप हम बताते हैं समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं, तो आप बताइए कि शिक्षा के पतन का क्या कारण है, क्यों इतनी गिरावट आ रही है? और शिक्षा से पहले आप यही बता दीजिए कि शिक्षा के पतन का क्या कारण है। फिर जैसे शिक्षा के पतन का एक कारण है जो मैं देख पा रहा हूँ कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए वो हर व्यक्ति, प्यून हो, शिक्षक हो, बाबू हो, अधिकारी हो, हर व्यक्ति भ्रष्ट है। सबके दिमाग में कि सिर्फ पैसा है, कि कहीं से पैसा आवे और जो हमारा मूल काम है वो हमें न करना पड़े। अब यहीं से बात आगे निकलती है। जब कोई व्यक्ति या बच्चा अपनी सामाजिक उत्थान करना चाहता है, हाँ। क्लास अपनी बदलना चाहता है, तो शिक्षा उसके लिए एक सशक्त माध्यम होता है। लेकिन जब वो विद्यालय में जाता है, विशेषकर हम वंचित गरीब बच्चों की बात कर रहे हैं, इनके लिए परिषदीय विद्यालय ही एक सहारा होते हैं। वहाँ वो जाते हैं तो वहाँ जो भ्रष्टाचार होता है, विभागीय भ्रष्टाचार, उसके चलते उनका मिड डे मील प्रभावित होता है, और भी चीज़ें हैं, पुस्तकें, वस्त्र जो भी हैं उनको टाइम से नहीं मिलते हैं, या टीचर्स नहीं आते हैं, टीचर्स आ रहे हैं तो पढ़ा नहीं रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत सुनने को मिलती हैं। तो अगर ऐसी विषमताएं रहेंगी तो क्या हम अपने देश को की साक्षरता और शिक्षा की दर आगे ले जा पाएंगे? तो वैश्विक स्तर पर हमारी क्या स्थिति है? आपका प्रश्न तो बहुत सही है। आप वर्तमान में देख लीजिए कि आप शिक्षा के स्तर को बढ़ा पा रहे हैं। ऐसा है कि जो भी आपने कहा कि से एमडीएम है, सरकार योजना तो दे रही है, लेकिन जिस तरीके से वो चाहती है, जो मेनू बनाया गया है उस तरीके से बच्चों को भोजन दे पाना मुश्किल है। जैसे उसके हर दिन का अलग चार्ट होता है। अब दूध की व्यवस्था करनी है, दूध पे जो खर्च प्रति बच्चे पे आता है वो उतने रुपए में वहाँ तक पहुँचाया नहीं जा सकता है, पहली चीज़, जबकि सरकार जानती है कि संभव नहीं है। दूसरी चीज़ आप देखिए कि लोगों के विचार कितने उत्तम हैं कि वो चाहते हैं कि अगर 2 रुपया बच्चे के ऊपर खर्चा हो रहा है तो मुझे 1 रुपया बचना भी चाहिए, मैं 1 रुपया बचा के ले जाऊँगा चाहे जो करना पड़े। अब वो 1 रुपया बचाने के चक्कर में वो क्या क्या काम नहीं करेगा, भ्रष्टाचार की जो भी सीमा उसको लांघेगा, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा, वो विद्यालय में पढ़ाने में अपना समय नहीं देगा, एक माहौल निगेटिव क्रिएट हो जाएगा। और जब हम नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, तो अपने अधीन जो 4 अध्यापक और होंगे उनसे हम कह नहीं पाएंगे, इस डर से कहीं हमको न कह दे वो, अगर तो वो भी नहीं पढ़ाएंगे। देखिए, आप बहुत अच्छे से एक्सपोज कर रहे हैं कि करप्शन के चलते किस तरह से सिस्टम प्रभावित हो रहा है, बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, एजुकेशन प्रभावित हो रही है जी। प्रश्न यहाँ पर ये निकल के आता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर जो स्कूलिंग हमारी हो रही है, हाँ। उसमें अगर देखिए पूरे देश भर में तो अलग स्कूल्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, पाठ्यक्रम में भी बड़ी विविधता है, हाँ है। जहाँ पाठ्यक्रम में इतनी विविधता होगी वहाँ हम जैसे शिक्षा में ही असमानता होगी, हाँ। तो सामाजिक असमानता को हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे दूर करेंगे? हम शिक्षा को ही शस्त्र बना करके कोई व्यक्ति अपना सामाजिक उत्थान करता है, और शिक्षा में ही असमानता होगी तो क्या सामाजिक असमानता को जन्म नहीं देगी? जन्म दे रही है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये जन्म दे रही है। जब हमारा सिलेबस एक नहीं है, हम अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग सिलेबस पढ़ रहे हैं। प्राइमरी में परिषदीय विद्यालयों का सिलेबस अलग है, मदरसे का सिलेबस अलग है, इंग्लिश विद्यालय पब्लिक स्कूल का सिलेबस अलग है। हम प्राइमरी शिक्षा में बताते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, हम इसलिए प्राइमरी शिक्षा देते हैं। हमारे मदरसे हम कहते हैं कि आप अच्छी शिक्षा ले करके हवाई जहाज़ उड़ाइए, पायलट बनिए, लोग बड़े होकर करते भी हैं। वहीं मदरसे में ये सिखाया जाता है कि आप बड़े होकर के हवाई अड्डा ही उड़ा दीजिए। उनका तो पाठ्यक्रम में लल्लन टाप पूरा। तो सरकार को देखना नहीं चाहिए, क्या ज़रूरत है? हम कहते हैं जब एक विद्यालय है, परिषदीय विद्यालय है, तो मदरसे की क्या आवश्यकता है? इंग्लिश माध्यम के अलग अलग बोर्ड बनाए गए हैं, दिल्ली बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, दुनिया भर के बोर्ड बने हुए हैं। ये जो आपने बात की, बोर्ड्स की बात की, मदरसे की बात की, ये भी मैं देखता हूँ कि आईटी एक्ट का भी जो पालन होता है, जो कंप्लायंस होता है, वो मदरसों में नहीं होता है।
हाँ, इसमें भी ये असमानता, शिकायतें सामने ये आती शिकायतें नहीं, ये फैक्ट है। क्यों ये फैक्ट है। ऐसा क्यों? अब ये तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें इन्वॉल्व है। 2011 में इसको बाहर कर दिया गया। अब RTE के अगर उस दायरे से बाहर कर देंगे तो तमाम सारी चीज़ें हैं जो स्वतंत्र होकर कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो शिक्षा जानते हैं, शिक्षा वो चीज़ है कि हमको समाज में हमारे जीवन स्तर को उठाने का तरीका है। शिक्षा को नौकरी पाने का तरीका नहीं है। शिक्षित होकर एक बच्चा नए समाज का निर्माण करता है, खुद भी उस समाज में जो अच्छा होता है वो काम करता है। और नौकरी पाने के लिए तो उसका अलग विषय है, सिलेबस पढ़ता है, कंपटीशन बीट करता है, नौकरी पाता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि सामाजिक स्तर अपना अच्छा और बढ़िया उठाना। तो ये शिक्षा जो पाठ्यक्रम की विविधता है, और चाहे मदरसों की बात करें, अलग अलग स्कूल्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर अलग अलग पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर कोई परिषदीय विद्यालय में पढ़ा है, कोई कॉर्पोरेट घराने का बच्चा है, तो वो फिनिशिंग स्कूल में पढ़ रहा है, टॉप क्लास स्कूल्स में पढ़ रहा है, तो उनके सिलेबस में तो बहुत अंतर होगा। तो ऐसे में क्या सामाजिक असमानता को जन्म नहीं देगा, क्योंकि सूचना पर किसी वर्ग का एकाधिकार हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। देखिए, अब 3-4 तरह के तो विद्यालय, यहाँ से जो पूरे देश भर में एक मांग निकल के आती है कि पूरे देश में एक शिक्षा नीति के तहत वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए और पाठ्यक्रम भी एक होना चाहिए। जैसे आपसे हम थोड़ा बात करते हैं, अगर परिषदीय विद्यालय की शिक्षक की योग्यता की बात करें तो UG, PG, इवन कहीं कहीं तो PhD किए हुए शिक्षक मिल जाएंगे आपको। तो क्या अगर पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल इंग्लिश पढ़ा सकता है तो क्या वो नहीं पढ़ा पाएंगे? जी बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। मदरसा उर्दू पढ़ाता है, उर्दू एक भाषा है, अरबी भाषा है, फारसी भाषा है। भाषा का ज्ञान हमको आपको करना कोई गलत चीज़ है नहीं। क्या परिषदीय विद्यालय उर्दू नहीं पढ़ा सकता है? एक उर्दू शिक्षक वहाँ नियुक्त कर दिया जाए, वो भी पढ़ाए। फिर ज़रूरत क्या है, या तो परिषदियों को उठा के मदरसे में रख दिया जाए, सारे टीचर वहाँ पढ़ावें, पब्लिक स्कूल को उठा के मदरसे में कर दिया जाए, या फिर मदरसे के और पब्लिक स्कूल को उठा करके परिषदीय विद्यालयों में समाहित कर दिया जाए। एक विद्यालय हो, एक सिलेबस हो, एक ही चीज़ पढ़ाएं। जब परिषदीय विद्यालय उर्दू भी पढ़ा सकता है, इंग्लिश भी पढ़ा सकता है, तो आप पढ़ाने का अवसर दीजिए। हाँ, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो उसमें एक सब्जेक्ट और दो सब्जेक्ट और जुड़ जाएगा। भाई हम संस्कृत भी पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आप ये जो बात कर रहे हैं वन नेशन वन एजुकेशन, ये बहुत आवश्यक है। ये ना होने पे दो दिक्कतें आ रही है। एक तो सामाजिक असमानता हो रही है जिससे वैमनस्यता फैलती है। दूसरा, हमें पता नहीं होता है कि अमुक विद्यालय क्या शिक्षा दे रहा है। वो देश को सजाने का शिक्षा दे रहा है या देश को विनाश की शिक्षा दे रहा है, हमें कोई जानकारी नहीं होती। तो उधर RTE के दायरे में भी नहीं है। तो ये जो असमानताएं हैं, इसको सरकार को चाहिए कि सबको समाहित करके एक तरह का पाठ्यक्रम हो, एक तरह के सारी चीज़ें हों, सभी बच्चों को एक ही तरह पढ़ाया जाए। किसी बच्चे के मन में ये ना रहे कि हम गरीब तबके से हैं, अमुक बच्चा जो है पब्लिक स्कूल से पढ़ के आया तो बहुत हाई फाई होगा, बहुत जानता होगा। उसके भी मन में ना रहे कि हम बड़े हैं, हम इनसे बात नहीं करेंगे। ये भी सामाजिक विविधताओं को जन्म देता है। एक बात समझ में आती है कि कोई बच्चा भले ही AC रूम में पढ़ रहा हो, कोई बच्चा ज़मीन पर बैठ के पढ़ रहा हो, लेकिन अगर सिलेबस एक होगा, पाठ्यक्रम एक होगा देश भर में, तो हर बच्चा अपनी काबिलियत के दम पर समाज में अपने स्तर को, अपनी मेरिट के दम पर वो ऊंचा उठा सकता है। बिल्कुल उठाएगा। लेकिन जब आर्थिक असमानता के साथ साथ शैक्षिक असमानता भी आ जाएगी, तो ये सीधे तौर पर एक असमान सामाजिक असमानता को जन्म नहीं देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, अब हम थोड़ा ये बताएंगे। हमको तो लगता है, आपको भी अनुभव कर रहे होंगे, कि जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय, अच्छे विद्यालय को हम कहते हैं, काफ़ी पैसा लगा के विद्यालय चलाते हैं, उनके यहाँ जो है अच्छे इकोनॉमिक वाले घर के बच्चे पढ़ते हैं। तो वो चाहते ही नहीं हैं कि सामाजिक समानता हो पावे। वो चाहते हैं कि एक क्लास हो जो जिसमें अपर क्लास हो, उसमें हम आएँ, और एक लोअर क्लास हो उसमें ये आए। तो यही कारण है कि अंततः अपील क्या करना चाहेंगे, क्या व्यवस्था हो कि इन सारी असमानताओं को दूर किया? देखिए, आपने जो विषय छेड़ा है उसमें बहुत सारे बिंदु हैं। इस बिंदु पे हम यही कहेंगे कि वन नेशन वन एजुकेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए सरकार को, और फॉलो करना चाहिए। शुरुआत में आपने एक प्रश्न किया था कि शिक्षा में भ्रष्टाचार जैसी कोई बातें की थी।
तो उसके लिए हम कहेंगे कि जब शिक्षकों के पास 365 काम है, नियुक्ति किस पे होती है? बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसी का उन्हें ऑफर लेटर दिया जाता है और बाद में लिया जाता है उनसे 365 काम। मैं विरोध किसी का नहीं कर रहा हूँ, जैसे इस समय SIR चल रहा है, अच्छी चीज़ है, चुनाव आयोग चला रहा, अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए, लेकिन उसमें सारे टीचरों को लगा देना, SIR में तो सारे टीचरों को लगा देना, तो कहीं ना कहीं बच्चों का नुकसान होगा कि नहीं होगा? शिक्षक, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन दो बातें शिक्षक प्रायः कहते हैं, अपनी प्रमुख शिकायतों में उसको रखते हैं। एक ये कि जो अगर प्रभावी शिक्षण कार्य नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए एक बात आती है कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है छात्रों का, वो कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत डिस्पैरिटी है। और दूसरा कारण ये बताते हैं कि जैसे शिक्षणेतर कार्यों से इतर बहुत से कार्य हैं जो उनको सौंप दिए जाते हैं। मिड डे मील का वो बर्डन उनके ऊपर रखा है, बल्कि उसके लिए एक और व्यक्ति डिप्यूट होना चाहिए, वो अपना काम देखे। फिर इलेक्शन कहीं पर होता है तो उसमें लगा दिया जाता है। गवर्नमेंट का कोई भी काम होता है तो उसमें इस मशीनरी को जो अपने शिक्षकों को लगा देते हैं, तो शिक्षकों की ये बहुत बड़ी समस्या है जी। प्रायः वो लोग इसकी शिकायत भी करते हैं, लेकिन कोई धरातल पर ये नहीं दिखाई लंबे समय से। ये कोई नई बात नहीं, बहुत दशकों की समस्या है। दशकों नहीं, हमको लगता है कि कई वर्षों से 20-30 वर्ष से ये दिक्कतें जी जी। तो आज उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, ये समस्या यथावत है। देखिए, इस संदर्भ में सरकार को लेकर के कोई ज्ञापन, क्योंकि हम देखते हैं नहीं ज्ञापन क्या, हम बता रहे हैं, जब हम विद्यार्थी जीवन में थे, प्राइमरी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब सिर्फ एक काम शिक्षकों को दिया जाता था, वो भी 10 वर्ष पे। क्या होता? जनगणना होती थी, और भी जनगणना जून माह में दिया जाता था जब छुट्टियाँ होती थी, उनसे कराया जाता था कि आप छुट्टी हो गई है तो तुम थोड़ा सहयोग कर दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे ये पाया गया कि जितने भी कार्य होते हैं अब सारे काम शिक्षकों को दे दिए जाते हैं, कोई टाइम बाउंड नहीं है कि जून में कराना है कि दिसंबर में कराना है। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो आदमी बहाना कर लेता है कि क्या करें, हमको सरकार इतना काम दे रखा है, हम कैसे पढ़ावें, ना काम करने वाले बहाना कर लेते हैं। और दूसरा वाकई में बर्डन होता है, तो क्या ज़रूरत है कि उनको इस कार्य में लगाए जाएं, इस कार्य में लगाना नहीं चाहिए उनको। दूसरी चीज़, भ्रष्टाचार के मामले में आप देख ही रहे हैं 7वें नंबर पे इस समय है। तो जो इस बातचीत का सारांश निकला जी कि एक देश वन नेशन वन एजुकेशन के तहत नीति बने, यस, और प्रभावी ढंग से उसका अनुपालन हो, क्योंकि अनुपालन ना हुआ, नीति बन गई तो उसका कोई औचित्य नहीं। आज भी तमाम नीतियाँ बनी है, कहाँ अनुपालन हो पाता है। अब आपको हम बता दें, यही उत्तर प्रदेश में गोंडा जनपद है, वहाँ के वर्तमान में एक BSA साहब थे। वो BSA साहब खाली फर्नीचर की सप्लाई के लिए 25 करोड़ की 2.5 करोड़ रुपया जो सप्लाई करता है उससे मांग रहे थे। वो फंसे हुए हैं, सस्पेंड हो गए हैं। अब जब आदमी पूरा दिमाग अधिकारी है, पूरा दिमाग वो पैसा कमाने लगा देगा, तो अपनी जो मशीनरी, उनकी जो मशीनें हैं, मशीनरी हैं, उनमें कब वो समय देगा, उनकी क्वालिटी कब जांचेगा, ये भी तो बात है। व्यवस्था में जब भी कोई खामियां उजागर होती हैं तो सवाल केवल कानून व्यवस्था पर, और हमारी लचर कानून जो बने हैं उसमें एक दरवाजे से अगर किसी कैदी को बंद किया जाता है तो 4 दरवाजे उसमें ऑप्शन है जिससे वो निकल के भाग सकता है। जब तक इस व्यवस्था को हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था या किसी भी प्रकार की व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकते। एक छोटी सी बात करें, 92 की हमें लगता है कि हाँ 92 की बात होगी, शायद कल्याण सिंह उसमें CM थे। उस समय शिक्षा व्यवस्था को लेकर के वो बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे, उन्होंने एक आदेश पारित किया था कि अगर कोई बच्चा नकल करता हुआ पाया गया तो जो इन्विजिलेटर होगा उसके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा।